वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो एवरी संडे हम एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, उसके अंदर आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 रहने वाले हैं, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। तो हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि आपको कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम चैनल है अपना राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा CS विद अंकित सर नाम से, और वहाँ पर आप हमारे कोर्सेज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक्स मैं जो है डाल दूँगा। इस कोर्स को या अपन कहें इस सीरीज़ को हमने तैयार किया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है, बट कुछ टर्म्स जो है वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। एज इट इज़ जो है वो आ सकती हैं। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को तैयार किया है, तो इससे आपको कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, बट बहुत सारी डिटेल में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है? क्या ये सभी हैं? तो हर एक को डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। यहाँ पर पहला ऑप्शन की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम एक बना हुआ होता है इन सभी के मिश्रण से। हार्डवेयर हम उसको बोलेंगे जिसको अपन छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक यहाँ पर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड एक तरीके का हार्डवेयर है, कैबिनेट एक तरीके का हार्डवेयर होता है, रैम एक तरीके का हार्डवेयर है, माउस कीबोर्ड वगैरह जिसको अपन छू सकते हैं, मॉनिटर, इन सब से मिलकर जो बना होता है उसको अपन बोलते हैं हार्डवेयर। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एक माध्यम हमें प्रोवाइड करता है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम थर्ड नंबर पे। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रोग्राम्स को डेवलप कराते हैं, सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल अपना वेब ब्राउज़र जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इस तरीके के वेब ब्राउज़र्स की अपन बात कर रहे हैं। यूज़र इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अलग से रिक्वायरमेंट थी, इसलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यहाँ पर डेवलप किया गया था। तो इस तरीके से अपन कहें तो इन सभी से मिलकर एक कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट के रूप में इन सभी को अपन समझ सकते थे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, स्टोरेज स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाइज इसलिए दे रखे हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समराइज करने के लिए कोशिश करी है। स्टोरेज स्ट्रक्चर के संदर्भ में मतलब स्टोरेज जो हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे हमारे पास में रहते हैं मेमोरी के संदर्भ में, तो अलग अलग स्टोरेज स्ट्रक्चर के संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या बातें सही है या नहीं है। तो सबसे पहला है यहाँ पर, मेन मेमोरी एक स्टोरेज मीडिया की तरह उपयोग में आती है जिसको CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो पहली बात ये बिल्कुल सही रह गई है। ठीक है, दूसरा है यह रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करती है। तो दो बातें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सही करने के लिए। पहला, मेन मेमोरी एक स्टोरेज मीडिया तो है, इसको CPU क्या डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल CPU से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। दूसरा, ये किस तरीके का एक्सेस मेथड को सपोर्ट करती है? वो है रैंडम एक्सेस। हमारे पास में दो तरीके के जनरली एक्सेस मेथड रहते हैं किसी भी मेमोरी वाले पार्ट को एक्सेस करने के लिए। अगर इस सपोज कीजिए ये एक मेमोरी है, ये पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेसेस में हमने उसको विभाजित कर दिया। अगर मेन मेमोरी की बात करें, इसको सपोज कीजिए 0 लोकेशन माने 1 2 3 और 4 5 6 7, इस तरीके से 0 to 7 पर सपोज कीजिए ये एड्रेसेस हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर पर कोई डेटा स्टोर्ड है और ये इसको अगर मेन मेमोरी समझें तो ये यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करेगी। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वो डेटा जो है हेडर जो उसका चले जाएगा और इस पर डेटा को सर्च कर लेगा। दूसरा एक्सेस का मेथड होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, जो सीक्वेंस में उसे एक्सेस करेगा। 0 से शुरुआत करेगा, फिर 1 2 3, इस तरीके से 3 पर लोकेट करेगा, मतलब उसे ढूंढेगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट किया जाता है। CPU से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और रैंडम एक्सेस को ये सपोर्ट करती है। तो दो तरीके के एक्सेस मेथड्स होते हैं, वो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपन ने ऑप्शन में जाना। दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज एक नॉन वॉलेटाइल
स्टोरेज होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में जाने तो सेकेंडरी स्टोरेज मान लीजिए जैसे हार्ड डिस्क हो गया, वो एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज होता है। यूज़र के बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक सेकेंडरी स्टोरेज बना देते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को अपन कह सकते हैं रैम कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी। दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको अपन हार्ड डिस्क यहाँ पर कह सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, तो ये इस क्वेश्चन का ये जो नॉन वॉलेटाइल का कंसेप्ट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं नॉर्मल एग्जाम्स हो कंप्यूटर की, या फिर हाई लेवल में भी। एक ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिफ़िकल्ट आने वाले हैं। इसके बारे में जानते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होगा जब तक उसके अंदर पावर है, मतलब जब तक उसके अंदर सप्लाई है, तब तक ही उसके अंदर डेटा जो है एग्जिस्ट रहेगा, मतलब उसके अंदर रहेगा डेटा। अगर पावर उसके अंदर ऑफ हो जाती है तो वो डेटा इरेज हो जाएगा, डेटा उड़ जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल। इसके उलट नॉन वॉलेटाइल का मतलब उसके अंदर पावर ऑफ होने पर भी डेटा क्या रहता है? मौजूद रहता है। तभी तो आपने देखा कि सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क को अपन अपने पास में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ जाती हैं, तो उसके अंदर पावर की ज़रूरत नहीं रहती है। पावर ऑफ होने पर भी उसका डेटा जो है स्टोर्ड रहता है, लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब जब रैम की बात आती है, रैम में इस तरीके से नहीं है। रैम के अंदर जो डेटा रहता है, आप रैम निकाल लीजिए, डेटा वहाँ से उड़ जाएगा, पावर सप्लाई की आवश्यकता उसको रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है वॉलेटाइल का। थर्ड ऑप्शन बात करें स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है SSD सॉलिड स्टेट डिस्क की गति हार्ड डिस्क से तेज होती है, यह एक प्रकार का नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। नॉन वॉलेटाइल को अपन पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो ये SSD एक तरीके की हार्ड डिस्क से तेज ये क्या रहती है? स्टोरेज स्ट्रक्चर रहता है। जो आजकल के कंप्यूटर्स अपन ले रहे हैं, इसके अंदर SSD का यूज़ में लेते हैं, फास्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी अपने पूछे जा सकते हैं। जब देखें कि एक तरीके की जैसे हार्ड डिस्क से इसका कंपैरिजन किया है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, तो अपन कह सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर होता है। कौन? SSD। तो ये सभी कथन यहाँ पर सत्य है, तो सभी सत्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमने कितनी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करके, एलेबोरेट करके इन चीज़ों को समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है या नहीं? तो पहला है ऑप्शन कम्युनिकेशन, तो दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, थर्ड है अकाउंटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी करता है, अकाउंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो उपरोक्त सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के संदर्भ में निम्न में से एक यूज़र इंटरफेस नहीं है। अपन यूज़र इंटरफेस की अब जब बात आएगी, इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि यूज़र इंटरफेस की हेल्प से यूज़र क्या कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। उसको कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में पहला ऑप्शन है कमांड लाइन इंटरफेस। आप कमांड डालकर उससे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसमें। तो ये बिल्कुल एक UI रहता है, यूज़र इंटरफेस रहता है। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे अपन आइकन्स वगैरह पे क्लिक करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं, जैसे विंडोज़ एक तरीके का क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में भी ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। थर्ड आता है बैच इंटरफेस। इन दोनों के बारे में, ऑप्शन ए और बी के बारे में तो अपन जनरली सुनते हैं। एक तरीके का और इंटरफेस होता है जिसको अपन बोलते हैं बैच इंटरफेस। तो ये भी इंटरफेस का एक पार्ट रहता है, ठीक है, जिसके अंदर बैचेस के अंदर यहाँ पर अपन ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब अपन क्वेरीज को करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीके का इंटरफेस होता है। उपरोक्त सभी एक इंटरफेस के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर बैच इंटरफेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं को अगर पढ़ेंगे तो जिन्होंने बैच इंटरफेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो इसको ऑप्शन 3 लगा के आएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कंसेप्ट वाइज यहाँ पर क्लैरिटी जो है की जाए। ऑप्शन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू को अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम प्रोवाइड करता है। यूज़र अपनी रिक्वेस्ट देता है किसके पास में? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से काम करवाता है। तो यूज़र और हार्डवेयर के मध्य में एक इंटरफेस का काम करता है, दोनों के मध्य में ये रहता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखेंगे यूज़र कम्युनिकेट कर पाता है, उसके 3 मोड हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यहाँ से क्वेश्चन मैंने बनाया,
दूसरा, ये यूज़र इंटरफेसेस के 3 पार्ट हो गए। सिस्टम कॉल्स यूज़र इंटरफेस से कम्युनिकेट करके वो सिस्टम कॉल्स को जनरेट करते हैं। सिस्टम कॉल्स उन सर्विसेज के आधार पर, जो सर्विसेज ओएस ऑफर करता है उनके आधार पर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी जो है सर्विसेज ओएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पहली है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन भी वो करवाता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट करवाता है, फाइल सिस्टम को भी मैनेज करता है, कम्युनिकेशन का काम भी वो करता है। कम्युनिकेशन इंटरनेट पर नेटवर्क पे होगा तो वो भी, और इन सेम प्रोसेस के अंदर है तो प्रोसेस कम्युनिकेशन भी वो मैनेज करता है, और नेटवर्क के ऊपर भी वो कम्युनिकेशन मैनेज करता है। रिसोर्सेज का अलोकेशन यहाँ पर करता है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब है वो लेखा जोखा रखता है, जो भी टास्क उसके अंदर आ रहे हैं उसका। एरर डिटेक्शन का काम भी यहाँ पर करता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का काम भी ओएस के द्वारा एक सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड की जाती है। तो टोटल सर्विसेज के बारे में इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रोग्राम की बैकग्राउंड सर्विसेज में जाना जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बैकग्राउंड सर्विसेज होती है इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है, इनको सबसिस्टम्स भी कहते हैं, इनको डीमन्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 को स्पेसिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है, आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप इस पर स्टार लगा लीजिए कि बैकग्राउंड सर्विसेज जो बैकग्राउंड में चलती हैं उनको अपन डीमन्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। देन ऑल ऑफ द अबो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब यहाँ पर आपका ये जो डिबगिंग की जो प्रोसेस रहती है इसके कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है, डिबगिंग एक तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एरर फाइंड और करेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, डिबगिंग एक प्रोसेस अपन कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है जिसके अंदर एरर को फाइंड करना और उसे करेक्ट करने का काम किया जाता है। एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे एरर को बग भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो डीबगिंग उसे सुधारने की प्रक्रिया, ढूंढकर सुधारने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए लॉग फाइल जनरेट जो है वो करता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर लॉग फाइल के अंदर जो है एरर जितनी भी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखी जाती है। बिल्कुल सही यहाँ पर बात है। ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर एप्लीकेशन के फेलियर होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम कोर डंप फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2 तरीके के फेलियर्स आ सकते हैं। एक तो होता है एप्लीकेशन फेलियर और एक होता है सिस्टम फेलियर या कहें सिस्टम फेलियर, ठीक है। तो कोर डंप फाइल होता है और दूसरा सिस्टम फेलियर होने पर क्रैश डंप फाइल नाम से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है कौन, ओएस। तो 2 फाइल्स यहाँ पर जनरेट होती है। एप्लीकेशन फेलियर होगा तो कोर डंप फाइल के अंदर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो दैट इज कॉल्ड सभी सत्य यहाँ पर इसका पर्टिकुलर आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए डिबगिंग की प्रोसेस को हमने समझा दिया। तो एक्सपेक्टेड हैं जो चीज़ें आ सकती है उनके बारे में आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिस्टम बूट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप सिस्टम की बूट या फिर बूटिंग की प्रोसेस के संदर्भ में चीज़ों को जान लेंगे। पहला ऑप्शन है, यह एक तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें पावर ऑन होने पर फिक्स मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो बूटिंग प्रोसेस अपन कहते हैं जब पावर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं बूटिंग। ये एक तरीके की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। पावर ऑन मतलब स्विच ऑन होने पर हम फिक्स मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जहाँ पर वो कोड रहेगा वो उस पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसमें कुछ कोड एग्जीक्यूट होंगे तभी वो प्रोग्राम या फिर अपन कहें सिस्टम स्टार्ट होता है। तो उसको बिल्कुल ये बात सही कही गई है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बूटस्ट्रैप लोडर कोड और कर्नल को लोकेट कर स्टार्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप लोडर एक तरीके का प्रोग्राम अपन कह सकते हैं। उस पर्टिकुलर कोड जो कि यहाँ फिक्स लोकेशन पे है, मेमोरी लोकेशन पर है, और उसको और कर्नल को ढूंढकर लोकेट करेगा, मतलब उसको ढूंढकर उसको स्टार्ट कर देगा, कर्नल को स्टार्ट यहाँ पर कर देगा। तो कोर कंपोनेंट के रूप में ओएस का कर्नल अपन यहाँ पर जानते हैं। इसके बारे में डिटेल से अपने कोर्सेज के अंदर बता रखा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए अपन यहाँ पर स्किप इसको कर रहे हैं।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर एक तरीके का प्रोग्राम अपन कहते हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल कॉमन जो है बूटस्ट्रैप लोडर का प्रकार, उसको अपन GRUB के नाम से जानते हैं। तो ये सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो सभी सत्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बूटिंग की प्रोसेस अपन ने यहाँ पर जानी सिस्टम बूट के संदर्भ में कि भाई पावर ऑन होने पर स्टार्ट होता है, फिक्स मेमोरी लोकेशन पे होता है, प्रोग्राम जो काम करता है वो करेगा बूटस्ट्रैप लोडर, क्या क्या चीज़ों को लोकेट करेगा, स्टार्ट कर देगा, एक नाम इसका ये होता है। तो इतनी सारी बातें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है। प्रोसेस की अगर अपन बात करें, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको अपन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस एक तरीके की एक्टिव एंटिटी यहाँ पर होती है। अब इसका पार्ट अगर अपन बात करें तो ये होता है, स्टैक भी इसका पार्ट होता है, प्रोग्राम काउंटर भी पार्ट होगा, हीप भी एक पार्ट होगा, बट प्रोसेस को कभी कभी यहाँ पर अपन जॉब के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस का पार्ट नहीं है वो क्या नहीं है, ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड जॉब। तो इसका जो करेक्ट आप करके आएंगे वो क्या होगा, जॉब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है। देखिए प्रोसेस और प्रोसेस स्टेट ये अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस जो होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर होगा, ठीक है, उसका पार्ट तो ये सभी होंगे तीनों, 1, 2 और 4। और प्रोसेस की मल्टीपल स्टेट्स होती हैं। किसी भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होगा वो शुरू होगा किससे, न्यू से, और वो फिनिश होता है किसमें, टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर। तो इसको जो स्टेट के पार्ट रहते हैं अलग अलग, उनमें से ये इनमें से ऑप्शंस के अंदर कौन सा नहीं है। तो देखेंगे, वेटिंग एक स्टेट होती है, रेडी एक स्टेट होती है, इंटरप्ट एक तरीके की स्टेट नहीं होती है, एक सिचुएशन होती है जो अकर होता है। इंटरप्ट क्या होता है, अकर होता है, मतलब उत्पन्न होता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरप्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो अपने कोर्सेज के अंदर हैं। तो ऑप्शन बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि प्रोसेस स्टेट का पार्ट इंटरप्ट नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस की शुरुआत होती है न्यू से और प्रोसेस का जो एग्जिट होता है वो टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर होता है। तो ये पर्टिकुलर 5 तरीके की प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले कोई प्रोसेस आई जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होना है, उसको एक्टिव एंटिटी के रूप में वो नई स्टेट के अंदर आएगी, दैट इज़ कॉल्ड न्यू स्टेट के अंदर। और फिर जिसको जैसे CPU मिलना होगा वो आएगी किसके अंदर, रेडी स्टेट के अंदर। CPU जैसे ही मिल जाएगा उसको वो आएगी किसमें, रनिंग स्टेट के अंदर। अगर मान लीजिए उसको कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आया रेडी के अंदर, आया रनिंग में हुआ, टर्मिनेट हो गया। अगर उसको मान लीजिए यूज़र इंटरेक्शन या कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर जाएगी IO इवेंट का वेट करेगी और वो किस में जाएगी, वेटिंग में। वेटिंग के बाद में उसके बाद में उसको रेडी क्यू के अंदर वापस जाना और फिर यहाँ पर रनिंग के अंदर जाना और फिर टर्मिनेट होना। इस तरीके के सिनेरियो चलते हैं और 5 यहाँ पर स्टेट्स रहती हैं किसी भी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन की। जो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे कि एक एक्टिव एंटिटी रहती है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है प्रोसेस, एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस जो है एक एक्टिव एंटिटी है। तो एक प्रोसेस जो है काम खुद करती है, प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी है। तो इनके बारे में भी आपको कंसेप्ट जो है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट नहीं है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में के अंदर यहाँ पर ये सभी पार्ट्स रहते हैं। प्रोसेस की स्टेट्स रहेंगी, CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी, CPU रजिस्टर्स रहेंगी। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर इन सभी को समावेशित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। हम इसको जैसे PCB को पूरा डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ों को जाना होगा। आपने देखा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर जो है वो इजी आ जाएगा। कम से कम 5 से 7 लाख फॉर्म तो मिनिमम फिल होंगे PGDC या अदर डिग्रीज़ को अलाउ करने की वजह से, बट कोई बात नहीं। बट आपको अपन को इस आधार पर पढ़ना है कि सिलेक्शन अपन को लेना है। तो इसी आधार पर हमने कोर्सेज को भी डिज़ाइन किया है और आपके लिए जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी लेवल का यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश है हमारी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन
किसी और टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एवरी संडे, और आपका मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मंथली वाइज जो है अपन इस जो जनवरी मंथ से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो अपन जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जून जुलाई यहाँ पर हो सकती है, मई जून जुलाई, ठीक है। तो इसके आधार पर मेजर डेवलपमेंट का पोर्शन भी यूट्यूब पर चलता रहेगा मंथली वाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सिमिलर एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।